दुकान खाली खाली सी है और कासिम थके हुए बैठे हैं। अब आ गई रूपा बेटी, और आज तुझे देने के लिए दुकान में कुछ है नहीं। क्यों चाचा, क्या चावल खत्म हो गए? पैसे ही नहीं है तो नया सामान कहाँ से लाऊं? तूने आखिरी बार जो चावल लिए थे उसके बाद से दुकान खाली ही पड़ी है, बहुत तंगी है। चाचा मेरे घर में एक भी दाना नहीं है, माँ जहाँ काम करती है वो लोग पैसे रोक कर बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटी दुनिया बहुत निष्ठुर हो गई है। देख मेरा अपना बेटा शहर जाकर मुझे भूल गया, 2 महीने से खबर तक नहीं ली। आप दुखी मत होइए चाचा, विधाता सब देख रहे हैं, आप अपनी हिम्मत मत खोइए। हिम्मत ही तो है जो अभी तक जिंदा रखे है बेटी। तू एक काम कर, माँ की मालकिन के पास जा, एक बार फिर पैसे मांग कर देख। हाँ चाचा, वही रास्ता बचा है, मैं अभी जाती हूँ, देखती हूँ वो लोग हमारी मेहनत की कमाई देते हैं या नहीं। भारी मन और खाली पेट के साथ रूपा कामिनी के आलीशान बरामदे में खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद है कि आज पैसे मिलेंगे तो बीमार माँ के लिए दवा और घर के लिए राशन लाएगी, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसकी गरीबी का तमाशा बनाया जाएगा। छोटी मालकिन बहुत मुसीबत में हूँ, माँ बहुत बीमार है, कृपया हमारे पैसे दे दीजिए। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? माफ कर दीजिए मालकिन, पर घर में दाना नहीं है, मैंने महीनों तक यहाँ पसीना बहाया है, बस उसकी मेहनत का हक मांग रही हूँ। हक? कैसा हक? तुझे पैसे चाहिए? ये ले पैसे। साहब आप लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, हमारी थोड़ी सी तनख्वाह दे देने से आपके पैसे कम नहीं पड़ जाएंगे। जितने पैसों से आप लोग एक वक्त का खाना खाते हैं उतने पैसों में हमारा पूरे महीने का खाने का खर्च चल जाता है। हम पर दया कीजिए साहब। रहम जिसे देखो बीमार होने का ढोंग करता है, अभी भी यहीं खड़ी है, भाग यहाँ से निकल। पर याद रखिएगा साहब, गरीब के पसीने की कमाई खाकर कोई सुखी नहीं रहा, ऊपर वाला सब देख रहा है। हमें श्राप देती है, श्राप देती है हमें, निकल यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, पर याद रखिएगा जिस न्याय की आस लेकर मैं यहाँ आई थी अब वो न्याय विधाता करेंगे। मेरी बीमार माँ के आंसू और मेरी लाचारी, एक दिन सबका हिसाब बराबर होगा, जरूर होगा। और रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल जाती है। पीछे से कामिनी और उसका परिवार हंस रहे हैं। अचानक शहर के बड़े अधिकारियों की गाड़ियां और पुलिस की जीप कामिनी के बंगले के सामने आकर रुकती है। चारों तरफ सायरन की आवाज गूंज रही है। कामिनी और उसका परिवार घबराहट में बाहर निकल आता है। उनके आलीशान घर के बाहर सरकारी टीम खड़ी है। मिस्टर, आपके पास इस घर को खाली करने के लिए मात्र 30 मिनट है। ये पूरी जमीन सरकारी है और यहाँ अवैध कब्जा किया गया है। अरे क्या बकवास है? अरे ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना है, आप इसे कैसे खाली करवा सकते हैं? अरे तमीज से बात कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑर्डर है ये जमीन सरकारी अस्पताल के लिए आवंटित है। अगर आपने खुद खाली नहीं किया ना तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए हमने आपको कई नोटिस भेजे थे पर आपने अहंकार में उन्हें नजरअंदाज किया। कानून का मजाक उड़ाने का नतीजा यही होता है। अब यहाँ सरकारी अस्पताल बनेगा। इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे, हमें कुछ समय तो दे दीजिए। समय खत्म हो लिया, अब भाई पुलिस फोर्स को घर के अंदर लेके आओ और ये सामान बाहर निकालो। ये बंगला आज ही सील होगा। पुलिस और सरकारी कर्मचारी घर के अंदर घुसने लगते हैं। कामिनी का परिवार बेबस होकर चिल्लाने लगता है, पिताजी कुछ कीजिए, हमारा राजमहल हमारे हाथों से निकल रहा है। पिताजी चुप क्यों हैं, बोलिए ना। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। विधाता का न्याय, हाय गरीब की हाय लग गई, हमें गरीब की हाय लग गई। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें क्या हुआ? देखो तो इनकी सांसें रुक रही हैं। पिताजी आंखें खोलिए, सब देखो मेरे पिताजी को क्या हो गया, कोई मदद करो, मदद करो। जब तुम लोग दूसरों को घर से बाहर निकाल रहे थे तब तुमने मदद और इंसानियत के बारे में नहीं सोचा था? अब तो नहीं साहब, हमें छोड़कर मत जाइए। हवलदार रेस उठाओ और सरकारी अस्पताल ले चलो। रात का अंधेरा है और सड़क किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे कामिनी और उसकी माँ बैठी हैं। आज उनके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है। माँ हमने सब खो दिया, महलों में रहने वाले जिस पेड़ के नीचे सोने को मजबूर है। पिताजी भी चले गए और हमारा घर भी छिन गया। हम कहाँ जाएंगे माँ? ये सब हमारी फूटी किस्मत है बेटी। तेरे पिताजी जीते जी कहते थे तेरी शादी कर दे, पर हमने घमंड में किसी को अपने लायक समझा ही नहीं। अब हमसे कौन करेगा शादी माँ? हम तो रास्ते के भिखारी बन चुके हैं। भिखारी को भी पेट भरने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं बेटी। अब रोने से कुछ नहीं होगा, दाने दाने को तरसने से अच्छा है कि कहीं काम ढूंढे। काम? हम किसके यहाँ काम करेंगे? हमें कौन काम देगा? सुना है गांव के जमींदार साहब बड़े दयालु हैं, उनके घर बहुत काम करने वाले रहते हैं। चल वहीं चलते हैं, अगर उन्होंने रहम किया तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। ठीक है माँ चलिए, अब इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। महल के भव्य दरबार में रूपा ऊंचे आसन पर बैठी है। तभी फटेहाल और भूखी कामिनी अपनी मां के साथ प्रवेश करते हुए रूपा को रेशमी साड़ी और गहनों में देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही काम वाली रूपा है, तुम यहाँ क्या कर रही है? इतने गहने और कीमती साड़ी ये सब कहाँ से लाई? कहाँ से चुराया तूने? कल यहाँ उत्सव था, शायद से नाचने के लिए नर्तकी बनाकर लाए होंगे। ए रूपा, जमींदार कहाँ है? हमें उनसे काम मांगना है। कृपया आप लोग पहले बैठिए, फिर मैं सब बात खोलकर बताती हूँ। आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे है बैठने को कहने की? तुम भिखारी रहेगी। देखो तो कैसे सज कर बैठी है। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू इस घर की मालकिन हो। तभी जमींदार प्रताप नारायण का भारी कदमों के साथ प्रवेश होता है। खबरदार, आप लोग एकदम सही बात सोच रहे हैं। रूपा नहीं, मालकिन कौन है? जमींदार साहब आप जिसे तुम नर्तकी और भिखारी कह रही हो वो इस घर की इज्जत है, मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जमींदार की पत्नी का अपमान करने की? साहब हमें माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए। ये तो हमारे यहाँ काम करती थी। काम नहीं, तुम लोगों ने इस पर और इसकी बीमार मां पर अत्याचार किया था। सरला ने पसीना बहाया पर तुमने उसे एक पाई तक नहीं दी। रूपा को कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाला। क्या उस दिन दया नहीं आई थी? उस दिन मैं आपके पैरों में गिरकर माँ की दवाई के लिए भीख मांग रही थी। आज देखिए विधाता ने खुद मेरा न्याय कर दिया। नहीं रूपा, हमें माफ कर दो, हम बेघर हैं, हम पर रहम करो ना। मालकिन हमसे पाप हो गया, हम आपकी गुलामी करेंगे, बस हमें गांव से मत निकालिए, हमारे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। क्षमा, दूसरों के आंसुओं पर हंसने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें और भी कठोर दंड दे सकता था, लेकिन मेरी पत्नी रूपा के बड़प्पन की वजह से मैं तुम्हें प्राण दान दे रहा हूँ। मगर तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। मेरा फैसला सुन लो,
साहब रहम कीजिए साहब। तुमने जो निष्ठुरता दिखाई है उसकी सजा यही है कि तुम दोनों इसी वक्त ये गांव छोड़कर चले जाओ। अगर दोबारा यहाँ दिखे, मेरे राज्य में निर्दयी और नीच सोच वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जमींदार प्रताप नारायण का आदेश सुनते ही कामिनी और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोती बिलखती कामिनी और उसकी मां अपनी पोटी लेकर गांव की सीमा के बाहर जा रही हैं। गांव वाले उन्हें नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। दूसरी ओर जमींदार महल के आंगन में खुशहाली की नई रोशनी फैल चुकी थी। देखो मां, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। आज से आप इस घर की बड़ी मालकिन है। भगवान के घर देर है बेटी, अंधेर नहीं। तेरी सच्चाई जीत गई। अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी। रूपा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ममता नहीं आज इस महल को असली घर बनाया है। समय का पहिया हमेशा घूमता है। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इंसान का घमंड उसे मिट्टी में मिला देता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।